ये कहानी रामपुरा नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। विजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी गीता और एक बेटा मुन्ना था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। विजय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के गीता से राय लेकर देखता हूँ वो क्या कहती है इस बारे में। विजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी गीता को आवाज लगाता है। गीता, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विजय की आवाज सुनकर गीता वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ गीता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? गीता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और मुन्ना के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार बाबा से मिल लीजिए। वो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ गीता, ये ठीक रहेगा, क्योंकि बाबा अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है गीता, तो मैं कल सुबह सुबह ही बाबा से मिलने उनके घर चला जाऊं। अगली सुबह विजय जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? विजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विजय बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ बाबा, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ, बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? बाबा, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। बाबा, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। विजय अपने घर पहुंचकर गीता को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ गीता, अब मैं बाबा के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह विजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है कि बाबा की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए। इसलिए गीता को बोलकर जाता हूँ। गीता, जरा यहाँ आना तो। विजय को बुलाता सुन गीता वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ गीता, सुनो, बाबा का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और मुन्ना खाना खाकर सो जाना, ठीक है? पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना।
मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, विजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। विजय अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही विजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है कि अब रात हो जाती है और गीता विजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख मुन्ना पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार बाबा के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। मुन्ना की बात सुनकर गीता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब गीता देखती है कि विजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार बाबा से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। गीता जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विजय के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार बाबा। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? बाबा, विजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? विजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले रघु को विजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद रघु जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? विजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। रघु वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। रघु जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ रघु बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें विजय मिला? रघु जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। रघु जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी गीता भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। रघु, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो। मैं गीता बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। रघु को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार गीता को समझाने लगता है। गीता बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार गीता को लेकर विजय को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और रघु वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और गीता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विजय बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। गीता विजय के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही गीता वहां से हट जाती है और वैद्य जी विजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है विजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें?
देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य विजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ गांव वाले विजय को लाकर उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो गीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम विजय की अच्छे से देखभाल करो। देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और मुन्ना के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहाँ से गीता को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहाँ मुन्ना आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर गीता से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी? आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। मुन्ना की ऐसी बातें सुन गीता भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बना कर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर गीता मुन्ना को वहाँ से पढ़ने भेज देती मुझे है। अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विजय का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह गीता सीधे जमींदार बाबा से मिलने पहुँच जाती है। नमस्ते जमींदार बाबा। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? और विजय की तबीयत अब कैसी है? बाबा, विजय की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और मुन्ना की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं बाबा, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और मुन्ना को अफसर बनाऊंगी। जमींदार गीता को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर गीता जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में गीता की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है गीता मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो विजय का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं गीता को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है गीता बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बाबा, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विजय का दोनों का ख्याल रख पाओगी। बाबा, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है बाबा, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं मुन्ना की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी,
पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? बाबा, मुझे काम करना ही होगा। विजय का सपना था कि मुन्ना पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। मुन्ना की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार गीता के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। गीता ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे गीता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी वो मुन्ना की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। गीता की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और गीता की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विजय को होश आ गया। विजय को होश में आते देख गीता बहुत खुश हो गई। विजय, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। गीता, मैंने तुम्हें और मुन्ना को बहुत परेशान किया। नहीं विजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गीता की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। मुन्ना की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। गीता का त्याग और विजय का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।